मिशन चंद्रयान 3 के बाद भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई छूने को बेकरार है। वर्तमान में इसरो अब सूर्य का स्टडी करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम उनसे जानते हैं जो अभी आदित्य L1 मिशन के एक पार्ट के रूप में जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से ये सूर्य और वहाँ के विकिरण और तमाम चीज़ों पर ये स्टडी करते आए हैं। अभी आदित्य L1 मिशन से जुड़े हुए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहिए। जी, मैं डॉक्टर अलकेंद्र सिंह, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। और सर, हम बात करें, पहले आते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। इसरो ने एक बड़ी छलांग लगाई है, पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम जो साइकिल से यान की शुरुआत किए थे, जो साइकिल पर मॉडल को ले जा करके लॉन्च किए थे और आज चंद्रमा के सतह पे हम पहुंच चुके हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है और क्या मानते हैं आप? निश्चित रूप से चंद्रयान 3 जब इसने चंद्रमा के सतह को छुआ, इसके थ्रू भारत ने ये विश्व को बताया कि उसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और वो किस स्तर का विज्ञान भारत में प्रैक्टिस करते हैं। और इसके साथ ही जो सूर्य को अब डिटेल में स्पेस से, अंतरिक्ष से ऑब्ज़र्व करने के लिए एक लंबे समय तक काफ़ी डिटेल में इसको स्टडी की जाएगी इसकी आदित्य L1 के थ्रू, आदित्य L1 मिशन के थ्रू। सो अब ये भी अब थोड़ा सा मिशन के बारे में जानना चाहेंगे कि आदित्य L1 मिशन है क्या? राइट। तो सूर्य को अगर हम एक लंबे समय तक और बहुत हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह के डिज़ाइन करें और उसको स्पेस में एक पॉइंट है, लाग्रांजियन पॉइंट L1, जहाँ पर इसको अगर हम प्लेस करते हैं तो हम सूर्य को 24 घंटे और काफ़ी स्थायित्व के साथ हम काफ़ी डिटेल में उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है। आप इस मिशन से कब जुड़े, इस मिशन की शुरुआत कब की गई और ये किसके तत्वाधान में शुरू किया? जी, तो ये 2005-06 के आसपास ये बेंगलोर की जो लीडरशिप थी सोलर एस्ट्रोफिजिक्स की, जो लोग सन को स्टडी करते थे, इन लोगों ने ये एक अवधारणा रखी कि एक मिशन सन को काफ़ी डिटेल में ऑब्ज़र्व करने के लिए फ्रॉम स्पेस ये डिज़ाइन किया जाए, डेवलप किया जाए। और ये कम से कम 17-18 साल वैज्ञानिकों की मेहनत है, जिसमें हम आज ये देख पा रहे हैं कि सितंबर में किसी एक मुफीद टाइम में ये और डेट के में ये मिशन जो है ये लॉन्च किया जाएगा। इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट लगभग अब 8-9-10 साल से है। जी सर, बात करें सूर्य और चंद्रमा में काफ़ी फ़र्क है। सूर्य एक गर्म ग्रह है, जहाँ पर बात अगर करें उसके आसपास के रेडियस में आने वाले ग्रहों को भी सूर्य के रेडिएशन से खतरा होता है। रेडिएशन उसको नहीं कह सकते, वो मतलब वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है सतह का कि आसपास आने वाले जितने एस्टेरॉयड्स हैं और बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस मिशन में क्या क्या शामिल किया गया? जी, तो जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और मून जो है वो पृथ्वी का सैटेलाइट है, लेकिन सूर्य जो है ये ग्रह नहीं है, यह एक तारा है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के कोर में काफ़ी ऊर्जा का जो है कि वो न्यूक्लियर जो ऊर्जा है वो डेवलप होती है और उसके फिर बाहर आने से जो सन का जो एटमॉस्फेयर है और जो वहाँ पे मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इसकी वजह से वहाँ काफ़ी डायनामिक या लगभग रोज़ाना वहाँ पे कोई ना कोई उसकी प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। कुछ विस्फोट होते रहते हैं प्लाज्मा गैस के और कुछ जेट फॉर्मेशंस होती रहती हैं। काफ़ी डायनामिक जो है वो इवेंट्स जो है वो सन के वातावरण में होते हैं और अगर ये इवेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हों तो ये हमारे फिर पृथ्वी के वातावरण और यहाँ का जो ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ये अफेक्ट करता है। और इसलिए जो है कि सन का जो है एक गहन अध्ययन अंतरिक्ष से
सैटेलाइट्स के माध्यम से करना नितांत आवश्यक हो जाता है। सर, आपके अब एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से और कहाँ कहाँ आपका एजुकेशन हुआ, इस पूरे मिशन से आप जुड़े हैं, आपके एजुकेशन के बारे में। जी, मूलतः मैं वाराणसी में ही पला बढ़ा और मेरी सारी जो शुरुआती जो शिक्षा है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ही तत्वावधान में या इसके ही एजीज़ में हुई, जिसमें मेरी जो स्कूलिंग है वो सेंट एंड्रू बॉयज़ स्कूल से हुई। उसके बाद मेरी जो हायर एजुकेशन है वो भी BHU से हुई। और उसके बाद जब अनुसंधान के क्षेत्र में जब हम एंटर करने लगे तो तब उस समय फिर जो इंडिया की जो हाई एंड रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, यहाँ के साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन और साइंटिफिक एक्सचेंज ये डेवलप हुआ। और एक समय के बाद फिर मैं जापान में क्योटो यूनिवर्सिटी में मैंने अपना अनुसंधान कार्य आगे बढ़ाया। वहाँ पर मेरा जो रिसर्च वर्क है वो कुछ वर्ल्ड लीडिंग साइंटिस्ट के साथ रहा, क्योंकि जापान जो है वो सूर्य का काफ़ी गहन अध्ययन करता है और उनका इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। तो एज अ रिज़ल्ट जो है कि वो चीज़ मेरे रिसर्च में भी वो क्वालिटी वो दिखाई देती है और हमें काफ़ी लंबे समय तक सूर्य का स्पेस से अध्ययन करने का अब एक एक्सपीरियंस है। हम काफ़ी चीज़ें अब रिलेट कर सकते हैं और उसको आदित्य L1 में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कितने महान साइंटिस्टों के साथ अभी तक काम कर चुके हैं? बात करें वरिष्ठ साइंटिस्ट जो जी, निश्चित रूप से। तो यहाँ पे जब मैं बेंगलोर में था तो वहाँ पे प्रोफेसर सिराज हसन साहब और देन मुंबई में प्रोफेसर श्री कुमार चित्रे और जापान में क्योटो में प्रोफेसर काजुनरी शिबाटा साहब, ये इन लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग वर्ल्ड लीडर्स थे अपने अपने फील्ड के, और इस तरह के गुणीजनों के साथ काम करने का मौका मिला और उनसे काफ़ी सीखने का मौका मिला। और ये सारे रिसर्च परस्यू करने के दौरान हमने काफ़ी समय सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस में भी बिताया इसको, और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग सन की हमने डेवलप की रिगार्डिंग सोलर टाइफून्स, सोलर जेट्स, कोरोनल मास इजेक्शंस, इरप्शंस, सो ऑन सो फोर्थ। तो हम सर एक हमारा थोड़ा सा सवाल आपको परेशान भी कर सकता है। हमारा सीधा सवाल है कि चाइना की बात करें, जिस चाइना की बात कर रहे हैं, तो चाइना हमसे सोलर स्पेस में जो रिसर्च चलते हैं उसमें कितना आगे है, और वर्तमान में भारत की बात करें, इसरो की बात करें, तो हमारा इसरो कहाँ पे? जी, सो जहाँ तक सन पे रिसर्च की बात है उसमें निश्चित रूप से इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कुछ डिस्कवरीज़ हमारे भारत के ही धरातल से हुई हैं। भारत भूमि से ही कुछ डिस्कवरीज़ जो है वो हुई हैं, जिसमें कि सन के फील्ड में अगर बात करें तो एवरशेड इफ़ेक्ट ये यहीं के धरती से खोजा गया। उसके बाद विल्सन बापू इफ़ेक्ट, ये इस तरह के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो भारत भूमि से हैं। और निश्चित रूप से चाइना भी एक बड़ी एक सिविलाइजेशन रहा है और उनके पास भी काफ़ी हिस्टोरिकल डेटा है और मॉडर्न टाइम्स में भी वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से चाइना भी काफ़ी हद तक उन्होंने भी अपने स्पेस साइंस को काफ़ी पुश किया है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि चाइना की जो इकॉनमी है वो स्पेस के डेवलपमेंट के रास्ते ही आगे और बढ़ेगी। लेकिन भारत ने भी सही समय पर मोदी जी के नेतृत्व में अंतरिक्ष अनुसंधान में अब एक बड़ी से बड़ी छलांग लगाने का मन बना लिया है और हम काफ़ी सारा डेवलपमेंट अब देखने जा रहे हैं, विटनेस करने जा रहे हैं, जिसमें चंद्रयान 3, जिसमें आपको फिर आदित्य L1, उसके बाद गगनयान, उसके बाद मिशन टू मार्स, और काफ़ी सारा डेवलपमेंट आप देखेंगे अंतरिक्ष अनुसंधान में मोदी जी के नेतृत्व में। हम बात करते हैं आप कास्टिंग पे, किसी भी प्रोजेक्ट का
कुछ भी पूरा डेटा जो है या उसका सफलता असफलता अपनी जगह पे है, लेकिन उसका कास्ट मायने रखता है कि ये पूरा मिशन जो है कितने करोड़ या कितने अरब में कंप्लीट किया गया। चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 एक हॉलीवुड की मूवी के बजट से भी कम में कंप्लीट किया गया है। आदित्य L1 की बात करें तो आदित्य L1 और चंद्रयान 3 दोनों के बीच अगर कंपैरिजन करें तो क्या इसका भी बजट कम रहने वाला है? जी, निश्चित रूप से बजट कंसिडरेशंस जो है वो स्पेस मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब हम इसको अलग अलग तरीके से कंपैरिजन इसका करने लगते हैं और एक सस्ता मिशन या एक महंगा मिशन के तरीके से हम वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें किनारे करते हैं या साइडलाइन करते हैं, जो कि एक अच्छा अप्रोच नहीं है। मुझे लगता है कि आप के जो मिशन है, स्पेस मिशन, उसके जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो मोटिवेशन है और आप क्या फुलफ़िल करना चाहते हैं, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। और इसरो साइंटिस्ट या जो एस्ट्रोफिज़िक्स फ्रेटर्निटी है इंडिया की, वो काफ़ी सीरियस फ्रेटर्निटी है और उन्होंने इस बात का ज़रूर इस बात को इंश्योर किया होगा कि चंद्रयान 3 या आदित्य L1 या कोई भी आगे जो भी एडवांस मिशंस हैं, स्पेस मिशंस, उनसे हमें निश्चित रूप से कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज या इकोनॉमिकल एडवांटेज हो, साथ ही साथ एक अच्छा खासा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें कि जो नया यंग माइंड है इंडिया का, जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, न्यू जनरेशन जो है, जी हाँ, तो जो न्यू जनरेशन है उसके लिए ये स्पेस मिशंस का क्या रोल है, ये एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उसमें निश्चित रूप से हमें एक बहुत ही एप्रोप्रिएट बजट के साथ हमको अपने स्पेस मिशंस को लॉन्च करना चाहिए और निश्चित रूप से उसका ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि आपने जैसा देखा चंद्रयान 3 लगभग 650 करोड़ रुपए उसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ इसी तरीके से आदित्य L1 इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव मिशन और निश्चित रूप से ये आप देखेंगे कि ये भारत के विकास में ये अहम रोल पैदा करेगा। झुकाव की बात करें तो चंद्रयान 3 के कल लैंडिंग होने के बाद से युवाओं का झुकाव, जो अभी यंग एज के बच्चे हैं उनका झुकाव अब स्पेस की तरफ बढ़ा है। तो क्या उनकी प्रतिभाएं आने वाले दिनों में एक नया इतिहास लिखने को तैयार है क्या? निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से अब ये स्पेस मिशंस लॉन्च हो रहे हैं, आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक लीडिंग यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ेगा, ये जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं इस स्पेस मिशन में, ये सिर्फ वैज्ञानिकों के या इंजीनियरों के ही नहीं होंगे। इसमें अब यंग माइंड जो है या जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, ये भी इसमें काफ़ी लार्ज स्केल में अपनी भूमिका निभाएंगे। और अब आप देखेंगे कि इस तरह के सारे जो सोलर स्पेस मिशंस या एस्ट्रोफिज़िक्स बेस्ड जो मिशंस हैं, इसमें यंग माइंड अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अखिलेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने स्पेस मिशन के बारे में ब्रीफली बात किया और बहुत ही गहन अध्ययन के साथ इनका जो अध्ययन रहा इस दिशा में, उन्होंने उस पर चर्चा करते हुए बताया और ये भी कहा कि आने वाले दिनों में हमारे जो युवा हैं वो देश की नई तकदीर लिखने के लिए तैयार हो गए हैं। चंद्रयान 3 के बाद अब युवाओं की सोच स्पेस की दिशा में बदला है। अब कहीं ना कहीं युवा अब स्पेस की दिशा में अपना कदम बढ़ाएंगे और आने वाले समय में और भी ग्रहों पर हमारी खोज जारी रहेगी। न्यूज़ ट्रैक के लिए पुरुषोत्तम सिंह, वाराणसी।